ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपूर्णताएं, दोष। ठोस में कितने तरह के दोष होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठोस में दोष के बाद आज हम लोग को पढ़ना है ठोस की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। तो विद्युत चालकता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। क्या जानना है? विद्युत चालकता का मतलब क्या होता है। विद्युत चालकता क्या होता है? विद्युत प्रवाहित करने की योग्यता। किसी भी ठोस में विद्युत प्रवाहित करने की क्या योग्यता है? कोई भी ठोस अपने से कितना विद्युत को प्रवाहित कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर सकता है, उसी विद्युत को प्रवाहित करने की योग्यता को विद्युत चालकता कहते हैं। किसी भी ठोस से विद्युत प्रवाहित करना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की योग्यता को, उसी विद्युत को प्रवाहित करने की योग्यता को विद्युत चालकता कहते हैं, है ना। विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की योग्यता को विद्युत चालकता कहते हैं। तो हेडिंग दीजिए विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लिख लो परिभाषा इसका। विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की योग्यता को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं किसी भी ठोस से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की योग्यता को, किसी भी ठोस से विद्युत पास करने की योग्यता को विद्युत चालकता कहते हैं। ये कोई मेरे पास ठोस है, मार्कर है, कोई ठोस है, इससे कितना विद्युत प्रवाहित होगा उसी की योग्यता को विद्युत चालकता कहेंगे। ये ठोस है, इससे कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा उसी की कैपेसिटी को विद्युत चालकता कहेंगे। अब है कि विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को तीन प्रकार में बांटा गया है। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को कितने प्रकार में बांटा गया है? तीन। कौन कौन? तो पहला सुचालक, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। पहला सुचालक कंडक्टर, दूसरा कुचालक इंसुलेटर, कुचालक इंसुलेटर, और तीसरा इन दोनों के बीच बीच का अर्धचालक, जिसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो विद्युत चालकता के हिसाब से ठोस तीन प्रकार के कौन कौन? कंडक्टर यानी सुचालक, इंसुलेटर यानी कुचालक, और तीसरा सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। तो हेडिंग है विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला सुचालक, धातु वगैरह अच्छा सुचालक होता है। सुचालक को ही क्या बोलेंगे? कंडक्टर। दूसरा कुचालक, कुचालक को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और तीसरा अर्धचालक, तीसरा अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तीन तरह के ठोस होते हैं विद्युत चालकता के हिसाब से, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो शुरू करेंगे सुचालक से। सुचालक क्या होता है?
यानी कंडक्टर क्या होता है? तो ऐसा ठोस, ऐसा यौगिक, ऐसा पदार्थ जो अपने से विद्युत चार्ज को प्रवाहित होने में रोकता नहीं है, विद्युत को चालक होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, जरा भी रोक टोक नहीं करता है, तो उस तरह के पदार्थ को क्या बोलते हैं? सुचालक। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत प्रवाहित हो जाए आसानी से, उसको सुचालक कहेंगे। अब बात है कि सुचालक का विद्युत चालकता का रेंज क्या होगा? तो विद्युत चालकता परास क्या होगी? सुचालक है तो विद्युत चालकता परास ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की योग्यता ज्यादा, तो विद्युत चालकता परास ज्यादा। तो परिभाषा से पहले जान लो कि सुचालक की विद्युत चालकता परास कितना होगा। सुचालक का विद्युत चालकता परास, विद्युत चालकता का यूनिट होता है पर ओम पर मीटर। तो सुचालक का विद्युत चालकता परास होता है 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर से लेकर के 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर से 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। ये विद्युत चालकता का परास है। किसके लिए? सुचालक के लिए। सुचालक क्या होता है? जो अपने थ्रू विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने दे, उसको सुचालक कहते हैं। नोट करिए जरा सा जल्दी में, तो इसका परिभाषा लिखाता हूं, नोट करिए। चलिए लिख लिए। तो सुचालक क्या होता है जी? जो अपने के द्वारा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने दे, उसे सुचालक कहते हैं। लिखिए सुचालक का परिभाषा, लिखिए। ऐसा ठोस या यौगिक, सुचालक का ऐसा ठोस या यौगिक जो अपने द्वारा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने दे, जो अपने द्वारा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने दे, उसे सुचालक कहते हैं, उसे सुचालक कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एक और परिभाषा। लिख लीजिए। ऐसा यौगिक जो आरोपित विद्युत क्षेत्र का अधिकांश भाग, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र का अधिकांश भाग अपने से होकर गुजरने देते हैं, अधिकांश भाग अपने से होकर गुजरने देते हैं, उसे सुचालक कहते हैं। सुचालक का उदाहरण क्या हो जाएगा? सुचालक का उदाहरण कोई भी धातु, कोई भी धातु या विद्युत अपघट्यों के विलयन, सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्यों के सॉल्यूशन, अपघट्यों के विलयन। और एक आधातु है जो सुचालक होता है, कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आधातु है जो सुचालक होता है। ये उदाहरण हो गया 3 तरह का सुचालक का। अब है कि धातु की विद्युत चालकता कैसे होती है। मैं हेडिंग देता हूं,
धातुओं की विद्युत चालकता। धातुओं की विद्युत चालकता यानी मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। धातुओं की विद्युत चालकता। ये बताओ धातुओं की विद्युत चालकता किसके कारण होती है? तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी सेल में, सबसे बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति कर सकते हैं, गतिशील होते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा गति करेगा उससे उतना ज्यादा विद्युत प्रवाहित होगा। यही ना कारण है धातु से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का, धातु से विद्युत प्रवाह करने का, क्योंकि धातु के सबसे बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील करने के लिए पर्याप्त है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उससे विद्युत प्रवाहित होगा। तो हेडिंग दे दिए हो धातुओं की विद्युत चालकता। धातुओं की विद्युत चालकता पहला पॉइंट लिखिए। धातुओं की विद्युत चालकता में क्यों होती है विद्युत चालकता? क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति कर सकता है। तो लिख लो, चूंकि धात्विक क्रिस्टल में मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, चूंकि धात्विक क्रिस्टल में मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत का उत्तम चालक होती है। इसलिए धातुएं विद्युत का उत्तम चालक होती है ना। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? धातु में आवेश संचरण होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस चार्ज आएगा ना, तो आवेश का संचरण हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में आवेश संचरण होता है। आवेश संचरण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में आवेश संचरण होता है। अच्छा, अगर तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा? तीसरा पॉइंट, तापमान बढ़ाने से धातु की चालकता घटती है। यह प्रक्षेपित किया गया, यह प्रायोगिक बात है। कैसा बात है? ये प्रयोग में पाया गया कि धातु का अगर तापमान बढ़ाया जाए तो उसका विद्युत चालकता घट जाएगा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, तापमान वृद्धि से धातुओं की चालकता घटती है। तापमान वृद्धि से धातुओं की चालकता घटती है। और नोट में सबसे मुख्य बात जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, पूछता है, पूछ चुका है, धातु अपने ठोस अवस्था में और अपने गलित अवस्था दोनों में विद्युत प्रवाहित होने देता है अपने थ्रू। धातु अपने ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में और अपने गलित अवस्था मोल्टेन स्टेट में विद्युत प्रवाहित करता है, क्योंकि धातु के दोनों अवस्था में धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा
तो उससे विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। तो चूंकि धातु के दोनों अवस्था में, सॉलिड अवस्था में भी और मोल्टेन अवस्था में, ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में, धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो गति कर सकते हैं, इसलिए धातु अपने दोनों अवस्था में विद्युत प्रवाहित करता है। नोट में लिख लो, मैं इसको लिखूंगा नहीं, नोट में लिख लो, आता है एग्जाम में। धातु अपने ठोस एवं गलित अवस्था, धातु अपने ठोस एवं गलित अवस्था दोनों में विद्युत प्रवाहित करता है। धातु अपने ठोस एवं गलित अवस्था दोनों में विद्युत प्रवाहित करता है। धातु अपने ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में विद्युत प्रवाहित करता है, क्योंकि धातु के पास दोनों अवस्था में, क्योंकि धातु के पास दोनों अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि धातु के पास दोनों अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो नोट में क्या था कि धातु अपने ठोस एवं गलित, ठोस हो गया सॉलिड और गलित हो गया मेल्टेड, अवस्था में विद्युत प्रवाहित करता है। बहुत मुख्य बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों अवस्था में होते हैं। ये सुचालक हो गया, देख लीजिए। चलिए अब कुचालक का बात करेंगे, तीनों का बात हमको करना है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो सुचालक हम लोगों ने कर लिया, जो अपने के द्वारा विद्युत को प्रवाहित होने आसानी से देता है, उसको सुचालक। धातु विद्युत अपघट्यों का विलयन और एक धातु ग्रेफाइट सुचालक होता है। अब दूसरा प्रकार क्या है? कुचालक। कुचालक क्या हो गया? इंसुलेटर। ये अपने द्वारा विद्युत को प्रवाहित होने ही नहीं देगा, सुचालक का जस्ट उल्टा। लकड़ी, प्लास्टिक, फास्फोरस, सल्फर, डायमंड, ये सब ऐसे यौगिक या ऐसे ठोस जो अपने द्वारा विद्युत को प्रवाहित होने ही नहीं देगा, उसको कुचालक कहते हैं। तो सबसे पहला बात, कुचालक का विद्युत चालकता का परास कितना होगा? जैसे सुचालक का कितना था? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर। तो कुचालक के विद्युत चालकता का परास होता है 10 के पावर -20 से लेकर 10 के पावर -10 पर ओम पर मीटर। कुचालक के विद्युत चालकता की परास, कुचालक के विद्युत चालकता की परास 10 to the power -20 पर ओम पर मीटर से 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर। ये कुचालक के विद्युत चालकता की परास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर का रेंज, है ना। और ये कुचालक होते क्या है? तो ये अपने से होकर विद्युत का संचरण नहीं होने देते, इनके द्वारा विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तो पहला बात क्या है? ये अपने से होकर विद्युत का संचरण नहीं होने देते हैं। विद्युत का संचरण
नहीं होने देते हैं। एकदम नहीं विद्युत पास होने देगा। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, सल्फर, फास्फोरस, है ना। ये एकदम उल्टा है इस चालक का। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, नोट करते रहिएगा, रबर, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि, ये सब विद्युत का कुचालक है। नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता। अगला टॉपिक क्या है? आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता। आयनिक ठोस का विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉलिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होगा, कब नहीं होगा। देखो, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस जब अपने ठोस की अवस्था में हो तो उसके धन आयन और ऋण आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रबल स्थिर आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब ठोस अवस्था में है कोई आयनिक ठोस तो उसका धन आयन पॉजिटिव चार्ज और ऋण आयन निगेटिव चार्ज प्रबल मतलब बहुत मजबूत आकर्षण बल से बंधा होता है। तो जब बहुत मजबूत आकर्षण बल से बंधा होता है तो आयन घूम नहीं सकता, मुक्त नहीं है। और जब तक आयन या इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं तब तक विद्युत प्रवाहित होगा नहीं। तो कोई भी आयनिक ठोस अपने ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता है क्योंकि उसका आयन बहुत जोर से जकड़ा रहता है। धन आयन और ऋण आयन के बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल लगता रहा होता है, जिसके कारण आयन मुक्त नहीं हो पाते हैं, गतिशील नहीं हो पाते हैं। तो आयनिक ठोस अपने ठोस अवस्था में विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देता है ना। तो लिख लो पहला बात, ये धातु से उल्टा हो गया ना। धातु अपने ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में विद्युत को प्रवाहित होने देता है। आयनिक ठोस अभी तो देखिए ठोस अवस्था में तो नहीं प्रवाहित होने दिया। क्यों? क्योंकि इसका आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधा होता है, जिसके कारण आयन मुक्त नहीं हो पाता है। आयन मुक्त नहीं है तो घूमेगा नहीं, और जब आयन घूमेगा नहीं तो विद्युत प्रवाहित होने नहीं देगा आयनिक ठोस। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, चूंकि आयनिक यौगिकों में, लिख लीजिए, चूंकि आयनिक यौगिकों में धन आयन व ऋण आयन, चूंकि आयनिक यौगिकों में धन आयन व ऋण आयन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा, प्रबल स्थिर आकर्षण बलों द्वारा धन आयन व ऋण आयन प्रबल स्थिर आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रबल स्थिर आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि गति नहीं कर पाता है, जो कि गति नहीं कर पाता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में
ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। प्रबल स्थिर आकर्षण बल किसके किसके बीच में? धन आयन एवं ऋण आयन के बीच में। यह पहला पॉइंट था। दूसरा बात क्या कहता है कि अगर अपने मोल्टेन स्टेट में चला जाए आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक अगर अपने गलित अवस्था में चला जाए, आयनिक यौगिक अगर अपने गलित अवस्था में चला जाए तो क्या होगा? जो उसका आयन होगा वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। जब आयनिक ठोस अपने गलित अवस्था में जाएगा तो उसी आयनिक ठोस का आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है। और जब गति करने के लिए स्वतंत्र है तो घूमेगा, और जब आयन घूमेगा तो उसके द्वारा, उसके थ्रू विद्युत प्रवाहित होगा। दूसरा बात लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट, आयनिक ठोस अपनी गलित अवस्था में, आयनिक ठोस अपनी गलित अवस्था में आयनिक ठोस अपनी गलित अवस्था में गति के लिए स्वतंत्र आयनों की उपस्थिति के कारण, आयनिक ठोस अपनी गलित अवस्था में गति के लिए स्वतंत्र आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं। तो क्या देखा कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक, है ना? गलित अवस्था में सुचालक, ठोस अवस्था में कुचालक आयनिक यौगिक, क्योंकि आयन मूव ही नहीं कर सकता। ठोस अवस्था में कुचालक, गलित अवस्था में क्या है? सुचालक, और ठोस अवस्था में सुचालक ना होके कुचालक। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर जल से आयनिक ठोस अभिक्रिया करता है, अगर जल से आयनिक ठोस अभिक्रिया करता है तो वो मुक्त आयन देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण वो आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, जल में आयनिक ठोस जल से अभिक्रिया करके मुक्त आयन देता है, अतः विद्युत का सुचालक हो जाता है। अतः विद्युत का सुचालक हो जाता है। मुक्त आयन दिया, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। चौथा पॉइंट, आयनिक यौगिक में अगर दोष आ जाए, अशुद्धियां आ जाए, तो भी वह सुचालक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर से मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो गति के लिए स्वतंत्र होगा। जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन आया या मुक्त आयन आया जो गति कर सकता है, वहां से विद्युत प्रवाहित होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आया, विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो चौथा पॉइंट लिखिए, दोष युक्त आयनिक यौगिक में आयन जालक स्थल से रिक्तियां की ओर गति करते हैं। जालक स्थल से रिक्तियां की ओर गति करते हैं, इसलिए दोष युक्त आयनिक यौगिक भी चालक होते हैं। दोष युक्त आयनिक यौगिक भी चालक होते हैं। अब ये तो आयनिक यौगिक का बात हो गया। अब सहसंयोजी यौगिक का बात करेंगे, जिसमें सहसंयोजन बंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हेडिंग ही दे दो, इनफैक्ट उसको क्या दोगे? सहसंयोजक यौगिकों की
विद्युत चालकता। क्या है हेडिंग? सह संयोजक यौगिकों की विद्युत चालकता। सह संयोजक यौगिकों की विद्युत चालकता यानी कोवैलेंट सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। देखो कोवैलेंट सॉलिड में एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, सहसंयोजक बंधन बनाया हुआ है, तो उसका स्थान नियत होता है, निमित होता है, उसका स्थान फिक्स है, तो गति नहीं कर सकता है। जब गति नहीं करेगा तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा, है ना। विद्युत का सुचालक होने के लिए, विद्युत प्रवाहित करने के लिए गति करना पड़ेगा, और चूंकि सहसंयोजक बंधन के कारण परमाणु का स्थान निहित होता है, निमित होता है, यहीं पर रहना है, घूम नहीं सकेगा, विद्युत प्रवाहित नहीं करेगा। ये सब निम्न ताप पर होता है, 0 केल्विन पर। तो पहला पॉइंट लिख लो, सहसंयोजक यौगिकों की विद्युत चालकता। हेडिंग दे दो, सहसंयोजक विद्युत, सहसंयोजक यौगिकों की विद्युत चालकता। लिख लो निम्न ताप ब्रैकेट में 0 केल्विन। क्या लिखोगे? निम्न ताप ब्रैकेट में 0 केल्विन पर सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ठोस, ठोस है, 0 केल्विन पर सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ठोस विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों बताओ? विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि, लिख लीजिए, क्योंकि सहसंयोजी बंधों में, क्योंकि सहसंयोजी बंधों में स्थान नियत होता है, क्योंकि सहसंयोजी बंधों में स्थान नियत होता है तथा ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, तथा गति के लिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो विद्युत प्रवाहित नहीं करेगा। पैराग्राफ चेंज करके उसी में पहले पॉइंट में, ये पदार्थ उच्च ताप पर, ये पदार्थ उच्च ताप पर अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, ये पदार्थ उच्च ताप पर अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कौन पदार्थ? तो उपसहसंयोजक यौगिक। थोड़ा उसका चालकता बढ़ जाता है उच्च ताप पर और धातु का घट जाता है। नोट में ग्रेफाइट आखिर क्यों विद्युत का चालक है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, दूसरा कोई कारण नहीं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का चालक है क्योंकि उसमें भी धातु की तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो गतिशील होते हैं। तो नोट में लिख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ओके बच्चों, तो 2 हो गया, सुचालक, कुचालक। अब हम लोग बात करते हैं अर्धचालक का। तीसरा हम लोग का ठोस कौन है? अर्धचालक, विद्युत चालकता के हिसाब से। तो अर्धचालक क्या होता है देख लें। तीसरा नंबर अर्ध चालक, सेमीकंडक्टर। ये क्या करेगा? कुछ विद्युत को अपने से प्रवाहित करेगा, माने उसके आंशिक भाग को अपने से प्रवाहित करेगा
और कुछ विद्युत को प्रवाहित नहीं करने देगा। तो आधा विद्युत को प्रवाहित करेगा, आधा को प्रवाहित नहीं करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। और इसके विद्युत चालकता की परास कुचालक और सुचालक के बीच में होता है। तो सबसे पहला बात क्या, इनकी विद्युत चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में होता है। विद्युत चालकता कुचालक एवं सुचालक के बीच में होता है। सुचालक के बीच में होता है इनकी विद्युत चालकता, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है विद्युत को अलाउ करता है पास होने के लिए, विद्युत को प्रवाहित करता है, कुछ नहीं करता है, तो कह सकते हो कुचालक भी थोड़ा थोड़ा सुचालक है ना, इसलिए बीच बीच में होता है। तो इसके विद्युत चालकता की परास कहां से कहां तक? अर्धचालक के विद्युत चालकता की परास, अर्धचालक के विद्युत चालकता की परास क्या 10 to the power -6 पर ओम पर मीटर से कहां तक? 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर, बीच बीच में है ना। यही है अर्धचालक। ये आंशिक भाग को प्रवाहित होने देगा, विद्युत के आंशिक भाग को प्रवाहित होने देगा, आधा को रोक देगा। तो नोट कर लीजिए, इनकी विद्युत चालकता कुचालक एवं सुचालक के बीच में होता है और विद्युत चालकता की परास 10 to the power -6 पर ओम पर मीटर से 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर होता है ना। नोट कर लीजिए और इसका परिभाषा लिखिए। लिखिए, अर्धचालक, अर्धचालक आरोपित विद्युत आवेश के कुछ भाग को ही, अर्धचालक आरोपित विद्युत आवेश के कुछ भाग को ही, आरोपित विद्युत आवेश के कुछ भाग को ही संचरित होने देता है। आरोपित विद्युत आवेश के कुछ भाग को ही संचरित होने देता है। कुछ भाग को, है ना। ये माने कौन? अर्धचालक। कुछ भाग, है ना, पूरा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्न ताप पर क्या था? सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्न ताप पर क्या था? कुचालक था, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने दे रहा था, क्योंकि सहसंयोजी बंधन में उसके परमाणु का स्थान नियत था, निहित था, फिक्स था, जिसके कारण गतिशील था। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, उच्च ताप देंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम गर्म करने पर अथवा अशुद्धियां मिलाने पर, दोनों बात से, गर्म करने पर अथवा अशुद्धियां मिलाने पर अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। गर्म करने पर या अशुद्धियां मिलाने पर सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा, अर्धचालक की तरह काम करेगा। यह अर्धचालक हो गया। अब एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक। देखिए क्या है? आंतरिक अर्धचालक। अर्धचालक, इसी को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक
अर्धचालक किसको बोलते हैं? जब कुचालक को गर्म करते हैं तो उसका विद्युत चालकता बढ़ जाता है। जब कुचालक को गर्म करते हैं तो उसका विद्युत चालकता बढ़ जाता है और वो कुचालक अब अर्धचालक बन जाता है। इसी अर्धचालक को आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं। क्या कहता है? ऐसा अर्धचालक जो कुचालक को गर्म करने पर प्राप्त होता है उसको आंतरिक अर्धचालक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसे ये प्राप्त होता है? ये कुचालक को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कुचालक को गर्म करने पर प्राप्त होता है। है ना? तो ऐसा अर्धचालक जो कुचालक को गर्म करने पर प्राप्त हो उसको आंतरिक अर्धचालक, और कुचालक में अशुद्धियां मिलाने पर जब प्राप्त होगा तो उसको बाह्य अर्धचालक। दूसरा कौन सा होगा? बाह्य अर्धचालक। ध्यान रखिएगा, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कैसे? तो ऐसा अर्धचालक जो अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त हो। इंट्रिंसिक क्या था? गर्म करने पर प्राप्त होता, ये अशुद्धियां मिलाने पर। तो ये क्या हो गया? ऐसा अर्धचालक जो अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त हो। अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त हो उसे बाह्य अर्धचालक कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब एक बात होता है कि डोपिंग क्या होता है? डोपिंग यही अशुद्धि मिलाने के तरीका को डोपिंग कहते हैं। किसी भी अर्धचालक में या कुचालक में अशुद्धि मिलाइए, सुटेबल अशुद्धि, ताकि उसका चालकता बढ़ जाए, तो वो अशुद्धि मिलाने के तरीका को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग क्या हो गया? हेडिंग दे दो डोपिंग, तो मैं बोल के लिखा देता हूं। हेडिंग दे दो डोपिंग। डोपिंग अर्धचालक या कुचालक में अशुद्धियां मिलाने के तरीका को बोलते हैं। अशुद्धियां क्यों मिलाते हैं? ताकि उसकी चालकता बढ़ाई जा सके। हेडिंग दे दो, इतना लिख लो। आंतरिक अर्धचालक गर्म करने पर प्राप्त होता है, बाह्य अर्धचालक अशुद्धियां मिलाने पर प्राप्त होता है। तो फिर हेडिंग दो डोपिंग। हेडिंग दे दो डोपिंग। तो देख लें कि डोपिंग क्या होता है। लिख लो डोपिंग अशुद्धियां मिलाने का तरीका है। लिख लीजिए परिभाषा। अर्धचालक अथवा कुचालक, अर्धचालक अथवा कुचालक में, अर्धचालक अथवा कुचालक में अशुद्धियां मिलाने के तरीके को, अर्धचालक अथवा कुचालक में अशुद्धियां मिलाने के तरीके को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक अथवा कुचालक में अशुद्धियां मिलाने के तरीके को डोपिंग कहते हैं, ताकि उनकी चालकता बढ़ाई जा सके। ताकि उनकी चालकता बढ़ाई जा सके। अब बात आ गया अशुद्धियां का। अशुद्धियां दो तरह का। पहला इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। अशुद्धियां कितने तरह की? दो तरह का। दो तरह के अशुद्धियां, दो तरह के अशुद्धियां। पहला इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, इसी को क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। अशुद्धि को अंग्रेजी में इम्प्यूरिटी। और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, यानी एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं।
देखिए अर्धचालक मेनली किस ग्रुप का तत्व होता है? ग्रुप 14 का। अर्धचालक मेनली किस ग्रुप का तत्व होता है? ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है, तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में होना चाहिए। तो मान लीजिए वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि किसको बोलेंगे? ग्रुप 15 के तत्व को। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कौन हो जाएगा? ग्रुप 15 का तत्व। फास्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप 15 का तत्व इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होता है, धनी अशुद्धि होता है। और जब ग्रुप 14 के तत्व को ग्रुप 15 के तत्व के साथ मिलाओगे तब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एन प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। कब? जब ग्रुप 15 के तत्व को ग्रुप 14 के तत्व के साथ मिलाया जाता है, ग्रुप 14 के तत्व के साथ मिलाया जाता है, तब एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। एन प्रकार का अर्धचालक बनता है ना। उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, ग्रुप 14 का कौन ले लें? सिलिकॉन, और ग्रुप 15 का फास्फोरस, दोनों मिला के एन प्रकार का अर्धचालक बनाएगा। या जर्मेनियम ले लो ग्रुप 14 का, ग्रुप 15 का ले लो आर्सेनिक, दोनों मिला के एन प्रकार का अर्धचालक बनाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, चूंकि फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस का जो बाहरी कक्षा का 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है जो घूम सकता है, और जब घूमने में सक्षम है तो विद्युत चालकता को बढ़ा देता है ना। नोट कर लीजिए इसको, बस पहचानने के लिए एग्जाम में आता है इन प्रकार के अर्धचालक। आपको देखना होगा ग्रुप 15 का तत्व ग्रुप 14 के साथ मिला है या नहीं। ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, दूसरा नंबर इसी में कर दें, धनी की जगह क्या? न्यून। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप का अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंट। इसमें ग्रुप 15 नहीं, अब इलेक्ट्रॉन की कमी। ग्रुप 14 के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कमी अशुद्धि है, बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, तब ग्रुप 15 नहीं, ग्रुप 14 से कम ग्रुप 13 का तत्व लेंगे। जब ग्रुप 13 है के तत्व कौन कौन होते हैं? बोरॉन, अल्युमिनियम और भी गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां होती है। जो भी ग्रुप 13 का तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि होगा। और जब ग्रुप 13 के तत्व को ग्रुप 14 के तत्व के साथ मिलाया जाता है तब पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब 13 को मिलाना है 14 के साथ, 13 में कौन है? बोरॉन, 14 सिलिकॉन, बोरॉन प्लस सिलिकॉन। या अब 13 का कौन है? अल्युमिनियम, 14 का जर्मेनियम। ये सब पी प्रकार का अर्धचालक बन गए, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम होगी इस तरह के अशुद्धियां में ग्रुप 14 के तुलना। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक हो गया। नोट कर लीजिए। तो थोड़ा अति चालकता पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है?
जब ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 15 के साथ समाविष्ट किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? तो जब ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कौन एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन पी टाइप सेमीकंडक्टर है। नोट कर लीजिए। तो अति चालकता की बात करते हैं। अति चालकता क्या है? अति चालकता ऐसा गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में किसी तरह का रोक टोक उत्पन्न नहीं करता, एकदम 100% 100% विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता। हीलियम अगर 4 केल्विन पर है तो विद्युत धारा के प्रवाह में किसी तरह का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। यानी हीलियम अगर 4 केल्विन पर है तो क्या है? अति चालकता शो कर रहा है, अति चालकता प्रदर्शित कर रहा है। अति चालकता का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा के प्रवाह में किसी भी तरह का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करना को अति चालकता कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करना ही अति चालकता कहलाता है। अति चालकता कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? हीलियम, लेकिन का 4 केल्विन पर, 2 से 5 केल्विन पर, लेकिन जनरली 4 केल्विन पर। और बहुत सारे एग्जांपल है। मिश्रित ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड बहुत सारा है जो अति चालक होता है। मिश्रित ऑक्साइड कौन है? मिश्रित ऑक्साइड Ba2CO3O7, लेकिन कहां पर? 90 केल्विन तापमान। ये हम लोगों ने तीनों देख लिया, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। अब जरा सा ऊर्जा बंद सिद्धांत के हिसाब से अर्धचालक, कुचालक को हम लोग देख लें, है ना। बैंड ठोस के सिद्धांत कभी कभी परीक्षा में पूछता है, पहले इसको नोट कर लो। तो लास्ट टॉपिक है आज का बैंड ठोस के सिद्धांत। बैंड ठोस के सिद्धांत। बैंड ठोस के सिद्धांत, इसको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो बैंड थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी सॉलिड में 2 बैंड होते हैं, एक को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ठोस में 2 बैंड, कौन कौन? पहला कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हम लोग इसको डिनोट करेंगे CB से। कंडक्शन बैंड खाली होता है, इम्प्टी होता है, इसलिए कंडक्शन बैंड को इम्प्टी बैंड भी बोलते हैं। इम्प्टी मतलब खाली, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कंडक्शन बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? चालन बंद, है ना, ध्यान रखिएगा, चालन बंद। 2 बैंड होते हैं, पहला कंडक्शन हो गया, दूसरा वैलेंस बॉन्ड होता है। वैलेंस बैंड VB से हम लोग सूचित करेंगे, और ये भरा हुआ होता है। फील्ड बैंड, इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। और वैलेंस बैंड को हम लोग संयोजी बंध बोलते हैं हिंदी में।
संयोजी बंध। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी ठोस में कितने तरह का बंधन, कितने तरह का बैंड, दो तरह का चालन बंध और संयोजी बंध। तो कौन सा ठोस विद्युत धारा को ज्यादा प्रवाहित करेगा? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बंध से चालन बंध में चला जाएगा उसमें विद्युत ज्यादा प्रवाहित होगा। जिसमें आसानी से नहीं जाएगा उसमें विद्युत कम प्रवाहित होगा। और जिस सॉलिड में संयोजी बंध से चालन बंध में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं जाएगा वो कुचालक होगा, उससे विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। देख लेते हैं तीनों को, सॉरी नोट कर लीजिए इसको पहले। नोट कर लीजिए। तो पहला सुचालक का बैंड थ्योरी देखते हैं। पहला सुचालक में दोनों बैंड इस प्रकार से होते हैं, एकदम सटा हुआ है, यह है हमारा संयोजी बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, भरा हुआ रहता है। ये क्या हो गया? वैलेंस बैंड। ये जो खाली होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, चालन बंध। देखिए दोनों सटा हुआ। या एक स्थिति और होता है कंडक्टर का जो बहुत बढ़िया सुचालक है उसके लिए, ओवरलैप्ड रहता है। देखिए इस तरह से कुछ बैंड का पोर्शन ओवरलैप्ड है ना, देखिए ये क्या? वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना ज्यादा चालकता होगा, उतना ज्यादा विद्युत प्रवाहित होगा। चूंकि सुचालक के केस में दोनों बैंड या तो सटा हुआ है या एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको चला गया तुरंत, तो इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ये फिगर बना लो सुचालक का, सुचालक के एनर्जी बैंड का। गैप है ही नहीं, दोनों के बीच में गैप है ही नहीं। अगर इसको हम एनर्जी एक्सिस मान ले तो गैप है, दोनों में कोई गैप नहीं है, कोई ऊर्जा दूरी नहीं है। तो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और सुचालक हो जाएगा। तो फिगर बना लो जल्दी से सुचालक का। मैं लिखा देता हूं, एक लाइन लिख लीजिए। चूंकि सुचालक के केस में, सुचालक के केस में दोनों बंधों के बीच दूरी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बंध से चालन बंध में चले जा सकते हैं। आसानी से संयोजी बंध से चालन बंध में चले जाते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में चले जाते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता काफी ज्यादा होती है। इसकी चालकता काफी ज्यादा होती है। ये सुचालक हो गया। दूसरा बात हम करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी में कुचालक का। कोई भी ठोस हो, दो बैंड होगा, ये बैंड है, दूसरा ये बैंड है। ये कैसा बैंड है? वैलेंस बैंड। और ये कंडक्शन बैंड, चालन बंध। ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा, ऊर्जा दूरी। ये क्या हो गया? अत्यधिक ऊर्जा दूरी। ये एनर्जी एक्सिस है।
तो चूंकि कुचालक में दोनों बंधों के बीच में अत्यधिक ऊर्जा दूरी है, जिसके कारण से संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन चालन बंध में नहीं जा पाता है, और जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में नहीं जाएगा तो ये विद्युत का कुचालक होगा। इस फिगर को नोट करिए, फिर मैं बोल के लिखा देता हूं। नोट करिए कुचालक का। नोट कर लीजिए, लिखिए। चूंकि कुचालक में दोनों बंधों के बीच की ऊर्जा दूरी, कुचालक में दोनों बंधों के बीच की ऊर्जा दूरी अत्यधिक होने के कारण, कुचालक में दोनों बंधों के बीच की ऊर्जा दूरी अत्यधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में नहीं जा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता नहीं होती है। इसके चालकता बहुत कम नहीं के बराबर होती है, जिसके कारण इसकी चालकता बहुत कम नहीं के बराबर होती है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा हम अर्धचालक का बात कर लेते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, इसमें भी दो बैंड हैं। यह है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और दूसरा वैलेंस बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बंध। दोनों के बीच में बहुत कम एनर्जी गैप है, बहुत कम ऊर्जा दूरी। दोनों बंधों के बीच में चूंकि ऊर्जा दूरी बहुत कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में जा पाता, कुछ नहीं। चूंकि आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका चालकता भी आधा अधूरा होगा। कुछ होगा चालकता, माने कुछ दूर तक चालकता होगी, फिर चालकता नहीं होगी। फिगर बना लीजिए अर्धचालक लिख करके। फिगर बना लीजिए अर्धचालक लिख करके। और लिखिए, अर्धचालक में दोनों बंधों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अर्धचालक में दोनों बंधों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में जा पाते हैं, संयोजी बंध से चालन बंध में जा पाते हैं, एवं कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण अर्धचालक की चालकता सुचालक एवं कुचालक के बीच में होती है। अर्धचालक की चालकता कुचालक एवं सुचालक के बीच में होती है। ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। विद्युत चालकता के हिसाब से ठोस के प्रकार हो गए। अगले क्लास में हम लोग चुंबकीय गुण पढ़ेंगे ठोस के। धन्यवाद।